सो टुडेज इंडियाज डायलॉग। सो ये वो वाला शो नहीं है जहाँ पूछता है भारत। एक्चुअली हम यहाँ एज ए इंडियन ये डेली एक क्वेश्चन उठाएंगे कि जो भी हमारे सराउंडिंग में लॉ हैं, जो एजेंसीज हैं, जो सरकार के दावे हैं, जो एक आम इंसान की ज़रूरत है, उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और उसमें कहाँ कहाँ पर हम खड़े हुए हैं। सो अगर हम देखें तो 2012 में पॉक्सो एक्ट आ गया था, और जिसको पूरी दुनिया में तारीफ मिली। कई बड़ी बड़ी एजेंसीज ने इसे अच्छा बताया, क्योंकि जिस तरीके से सेक्सुअल अब्यूज़ के खिलाफ हमने बात करी, तो हमारा जो पर्पस था प्रोटेक्ट अगेन माइनर सेक्सुअल अब्यूज़, तो इन सेक्सुअल अब्यूज़ को बचाना है। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भी यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चरल गैप्स देखने को मिल रहे हैं, सोशल बायसनेस देखने को मिल रही है, और बहुत सारी लीगल एम्बिग्यूटीज़ हैं। मतलब अभी जो कानून बनाने वाले लोग हैं या जो इसके हिसाब से सज़ा करवा सकते हैं, उन्हीं को दिक्कत हो रही है इसको समझने में। तो पूरी डिटेल में हम देखेंगे, और आज है 13 जनवरी 2026। तो आज का सवाल हमने शुरू कर दिया है। पॉक्सो का फुल फॉर्म है वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़ या सेक्सुअल ऑफेंस। ओके। तो पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था, और इसका जो मेन पर्पस था वो जेंडर न्यूट्रल था। इसी में काफ़ी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जेंडर न्यूट्रल में। अभी हम आगे बात करेंगे। दूसरा था चाइल्ड सेंट्रिक, बच्चों को स्पेशली इसमें फोकस किया गया था, बच्चों के लिए ही आया हुआ है। तो जिसमें क्या था कि हमें जो सेक्सुअल अब्यूज़ है उसको बचाना है, किसे? ऑल माइनर्स। तो यहाँ पर ऑल माइनर्स है, मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल का कोई सीन नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सारे माइनर्स को इस कानून के तहत बचाना है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो 18 साल से नीचे के हैं। अब जनरली एक मेल की जो एज है शादी की वो 21 है, और फीमेल की भी 21 है। तो 21 से नीचे के अगर कोई लोग हैं, सॉरी 18 जो है वो फीमेल के लिए है एज, और 21 है मेल के लिए। तो यहाँ पर जो एज है शादी की वो 18 है। अगर इस एज से नीचे आपको कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह होता है, तो उस कंडीशन में ये पॉक्सो एक्ट लगाया जा सकता है। अब एक्ट की डेफिनेशन, इसका जो प्रोसीजर है, सेफ गार्डिंग जो नेचर है इसका, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया, इसकी काफ़ी तारीफ भी हो चुकी है। बट यहाँ पर एक बड़ा बट इसलिए है कि जो इसका इम्प्लीटेशन प्रॉब्लम है, और नॉट इवन दिस एक्ट, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादातर मसला ये है कि हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में इशू आ जाते हैं। चाहे वो सरकार की पॉलिसीज़ हों, स्कीम्स हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे हमने खुद देखा कितने सारे पैसे उठाए गए सिर्फ बैनर लगाने में। तो इम्प्लीमेंटेशन का इशू तो है। फिर स्ट्रक्चरल गैप्स हैं इसके अंदर। फिर सोशल बायसनेस है कि समाज के तौर पर भी बहुत सारे लोग इसको टैबोज मानते हैं। फिर लीगल कंसिस्टेंसीज है, इनकंसिस्टेंसीज, मतलब जो लोग न्याय दिलाने वाले हैं उनको ही कई सारी चीज़ों पर दिक्कत आ रही है, ये उन्हें समझ नहीं आनी बहुत सारी चीज़ें। एंड आफ्टर ऑल प्रोसीजरल हर्डल्स हैं। तो ये सारी इतनी सारी चीज़ें अगर हैं, तो आप खुद सोचो कि एक कानून जो 2012 में लाया गया, और 2012 आज हम 2025 में खड़े हैं, उसके बाद भी वहाँ पर दिक्कत चल रही है, तो इस पे बात करनी ज़रूरी है। तो अब इसकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लीगल इनकंसिस्टेंसीज हो, सोशल बायसनेस हो, ये इस कानून का जो गोल है उसे मीट होने नहीं देगा। क्योंकि गोल तो ये था कि जितने भी सेक्सुअल अब्यूज़ हैं बच्चों के लिए या बच्चों के खिलाफ, उनके ऊपर हमें गोल बनाना है, उनके ऊपर हमें काम करना है, और जो भी परपेट्रेटर हैं, जो भी मतलब मुजरिम हैं, उनको सज़ा दिलानी है। तो हम एक-एक करके सारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं इसको देखेंगे। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है, सोशल प्रॉब्लम क्या है, लीगल इश्यूज़ क्या हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम मतलब इन्वेस्टिगेशन वाला इशू भी यहाँ पर आ रहा है। और लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। सो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो ये है कि ये कोर्ट जो थे वो, या जो कानून लाया गया था कि हमें विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू इन केसेस को सुनना है और उनको सॉल्व करना है। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भी हमारे पास लोकल कोर्ट्स की कमी है, और लोकल कोर्ट की कमी की वजह से जो केस जनरल केस हैं, जिनमें ब्लॉकेज हो रही थी, जो डिले हो रहे थे हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे हाई कोर्ट्स में, वो कहानी इन वाले को केस के साथ भी हो गई। अब यहाँ पर 1 से 3 साल लगते हैं पॉक्सो के अंदर, जबकि पॉक्सो 1 साल के अंदर आपको केस को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके फाइनल करना था। देन एक और बड़ा इशू आ रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है। देखो, बच्चों को लेकर के आप अगर प्रोसीडिंग कर रहे हो, तो उनको बैठने का, उठने का, उनके वॉशरूम्स, उनसे बातचीत करने का तरीका, वो आप जनरल जो एडल्ट है उसकी तरह नहीं कर सकते। तो चाहे वेटिंग रूम हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, या टेस्टिमोनी हो, या उनके रिकॉर्ड जो हैं वो जो बयान है वो रिकॉर्ड करना हो, इन सारे केसेस में आपको स्पेशल सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी। लेकिन कहानी ये है कि हमारे यहाँ नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीईआरबी का, जो एनसीआरबी का डेटा है, वो ये बोलता है कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारी स्टेट्स में रेगुलर कोर्ट रूम्स हैं। जो बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न होने चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को जो इंसाफ है वो तो नहीं मिल रहा, बल्कि उनका ट्रामा और बढ़ रहा है। दिस इज़ नॉट माई वर्ड्स, ये खुद हमारा एनसीआर भी बता रहा है। फिर और क्या प्रॉब्लम है, जो ट्रेंड पर्सनल्स हैं उनका इशू है। ट्रेंड पर्सनल्स मतलब जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो बच्चों को हैंडल करते हैं, क्योंकि ये केस ही पूरा, ये जो कानून है बच्चों के लिए आया है। जो पुलिस मैन्स हैं, जो प्रोसिक्यूटर है, मतलब वकील साहब हैं, वो लोग भी सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाइल्ड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मिली ही नहीं है। तो वो बच्चों को उस तरीके से हैंडल करते हैं जैसे कि एडल्ट को हैंडल किया जाता है।
उनके इन्वेस्टिगेशंस हों, उनके कौन-कौन से इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं और कैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें रेडी किया जाए। आम इंसान को जो मतलब जनरल एडल्ट है उसको तो कुछ भी बोल सकते हो। बच्चों के लिए आपको बहुत सारी धारणाएँ, बहुत सारी भूमिकाएँ बनानी पड़ती हैं उनको अपने हिसाब से बात करने के लिए। फिर ऐसे क्वेश्चनिंग करने पड़ेंगे जिससे वो डरे नहीं। आपको वर्दी उतार के जाना, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। आपको फ्रेंडली नेचर में बात करनी, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग का हिस्सा हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। ये एक बड़ा इश्यू है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पहले भी मैं इस पे कई बार वीडियो बना चुका हूँ, हमारे यहाँ फॉरेंसिक वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे हम सिर्फ मार तोड़ को ही मानते हैं कि हमने जितना मार लिया किसी क्रिमिनल को, उससे ही जो सबूत निकल गए वही सबूत है। जबकि दुनिया की जो डेवलप कंट्री हैं, उनके जो देशों के अंदर अगर पुलिस को देखोगे तो वो एक थप्पड़ भी नहीं मारते। दुबई के अंदर देख लो, कभी पुलिस वाले गाली भी नहीं देते, क्योंकि उनके पास उन्हें पता है कि डीएनए टेस्टिंग कैसे होती है, उन्हें पता है मेडिकल टेस्ट कैसे होते हैं, उन्हें हैंडलिंग, उनकी सेक्रेसी, उनकी ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करनी, वो सब पता है। हमारे यहाँ उस टाइप की ना ही ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग अगर दे भी दो तो सबसे बड़ी चीज़ होती है माइंड सेट। और हमारा जो पुलिस एक्ट है वो 1861 का है। तो जो पुलिस एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो जो भारत के लोग हैं उनको सर्विस देने के लिए तो बनाते नहीं थे पुलिस। पुलिस तो उनका काम था कि कैसे भी उनको रोकना है। तो आज चाहे हमने बहुत सारे कानून में फेरबदल करके रिफॉर्म सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर लेकर तो आ गए, लेकिन वो रिफॉर्म अभी तक हमारी जो थानों तक पहुंचे नहीं है। और पता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन पहुंचे इसलिए नहीं कि वो माइंड सेट ही वैसा नहीं है। सर्व करने का माइंड सेट नहीं है, रूल करने का माइंड सेट है। तो कहानी ये है कि जो टेस्ट 72 आवर, विद इन 72 आवर के अंदर जो मतलब स्पेसिमेन है, जो फॉरेंसिक रिक्रिएशन करना होता है, वो 72 आवर के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो सबूत, वो सबूत 72 आवर में इकट्ठे ही नहीं होते हमारे यहाँ। ये सबसे बड़ा इशू है, और इस पर काम करने की ज़रूरत इसलिए कि जो पुलिस ने ये समझ लिया है कि सिर्फ मार तोड़ करके ही हम सबूत निकाल सकते हैं। ये सबसे गंदा और सबसे खतरनाक तरीका है, और इसी की वजह से हमारे यहाँ जो कोर्ट के अंदर, वो जेल के अंदर देखा जाए तो कस्टोडियल डेथ होती जा रही है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि हमारे यहाँ लगातार कस्टोडियल डेथ बढ़ रही है, क्योंकि पुलिस वालों को सिर्फ मारपीट के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं आता कि हमें किसी केस को सॉल्व करना है। सो दिस वाज द जो हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थे। लेकिन ऐसा ही नहीं है, समाज के तौर पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, जैसे कि स्टिग्मा है कि भाई अगर कोई केस हो गया, क्योंकि डेटा ये बताता है कि जितने भी केसेस होते हैं इस टाइप के सेक्सुअल अब्यूज़ वाले, ये ज़्यादातर केसेस होते हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, अपने लोग हैं, जान पहचान के लोग, वही करते हैं, क्योंकि बच्चा या बच्ची उसके ही टच में ज़्यादा रहते हैं। तो अब होता क्या है कि कम्युनिटी का प्रेशर है, दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, रिलेटिव्स की बेइज्जती हो जाएगी, उस चक्कर में केस रिपोर्ट ही नहीं होते। तो अगर आपको 100 केस दिख रहे हैं किसी एरिया में, तो आप 100 तो सिर्फ रिपोर्टिंग केस मिलेंगे ना, कोई डेटा तो रिपोर्टिंग का ही आएगा। जो 100 केस है उससे कहीं ज़्यादा वो केस हैं जो अंडर रिपोर्टिंग है। फिर एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में अपना फैसला सुनाया है कि ये बात दिमाग में बैठी हुई है ज़्यादातर लोगों के कि रेप वाले केस में सिर्फ मेल जो है, जो मर्द है उसी को ही परपेट्रेटर माना जाएगा, वो ही मुजरिम है। कभी महिला या फीमेल मुजरिम नहीं हो सकती। जबकि बिल्कुल क्लियर है, हमने पहली ही स्लाइड में इसमें बताया था कि ये जेंडर न्यूट्रल है। मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों ही परपेट्रेटर हो सकते हैं, दोनों ही मुजरिम हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि दिमाग में ऐसी बात बैठी हो, चाहे वकील साहब हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे जो भी हो, वो केवल ये मानती है कि फीमेल विक्टिम नहीं हो सकती। हमेशा फीमेल जो है वो फीमेल परपेट्रेटर नहीं हो सकती, हमारा हमेशा फीमेल ही विक्टिम होगी। जबकि कानून क्या कहता है, जेंडर न्यूट्रल। अभी हाल ही में शायद तमिलनाडु या आंध्रा का कोई केस था, जिसमें एक टीचर थी जो 45 ईयर की थी, उसने 14-15 साल का जो लड़का था बच्चा, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया, और केस गया लोकल कोर्ट में। पुलिस वालों ने भी सारे चार्जेस तो लगाए, लेकिन रेप का चार्ज नहीं लगाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जब केस पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, कि इसने बोला कि भाई फीमेल आल्सो कैन बी अ परपेट्रेटर, उसके ऊपर भी ये पॉक्सो का केस चलेगा, और वो केस चला, अभी उसकी प्रोसीडिंग चल रही है। तो ये है दूसरा स्टीरियोटाइप का मामला। फिर तीसरा है, हमारा एक और मामला आता है कि लोकल जो पंचायत होती है, जो लोकल प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, हमारे प्रधान साहब हो गए, विधायक जी हो गए, वो लोग क्या करते हैं, सोशल प्रेशर डालते हैं कि भाई आप जो है केस वापस ले लो, अगर ऐसा कुछ हो गया कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। कई बार तो हमने देखा हमारे नेशनल लेवल के लीडर्स मुलायम सिंह जी ने बोल दिया कि भाई बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो जो सामाजिक मानसिकता है, अब ये नहीं कह रहे कि नेता खराब है, क्योंकि जो नेता हैं वो कोई हमारे यहाँ अमेरिका से या आसमान से तो आते नहीं है, वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। तो जैसी सोसाइटी होगी वैसे ही उसके पुलिस वाले होंगे, वैसे ही उसके नेता होंगे, वैसे ही उसके टीचर्स होंगे। तो ये देखने को मिलता है कि जो सोशल प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि केसेस को कम करने की जगह है बल्कि उसे दबाने की कोशिश करी जाती है। एंड अब हम देखते हैं लीगल चैलेंजेस की। भाई ठीक है, हमने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम देख ली, सोशल प्रॉब्लम देख ली, लेकिन सामाजिक कानूनी तौर पर भी क्या इसको हम देख पा रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो लीगल चैलेंजेस में सबसे बड़ा मसला ही यहाँ पर आ रहा है कि जो जेंडर न्यूट्रलिटी है, ये कोर्ट और बड़े बड़े वकील भी इसमें दिक्कत कर रहे हैं, या क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आगे बोलना पड़ा भाई जो वुमेन है, वुमेन आल्सो कैन बी द परपेट्रेटर, वुमेन के ऊपर भी केस चल सकता है। तो जो चीज़ें सामाजिक तौर पर हैं, जो चीज़ें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में आ रही हैं, वही चीज़ें यहाँ पर लीगल चैलेंजेस में भी आ रही हैं कि इस जो चार्जेस हैं इसके अंडर में फ्रेम ही नहीं होते। मतलब जो भी केस है इस चार्जेस के अंडर में बुक ही नहीं होता कि भाई इसको, जो फीमेल है उसको हम परपेट्रेटर माने।
और एक बड़ा अहम मसला ये आ जाता है, मुद्दा ये आ जाता है कि जो अडल्टेंट हैं, जो एज है 18, 19, 20 साल की, उस एज में सीन ये होता है कि जो कोर्ट है, खुद उस हाई कोर्ट बहुत सारे हैं जिन्होंने बाद में जो अब्यूज़ के केस हैं वो क्वैश कर दिए, क्योंकि होता क्या है, मेल फीमेल मिलते हैं, अब मिले हैं तो दोनों में ताल्लुकात हो गए, दोनों में सेक्सुअल इंटीमेसी हो गई, लेकिन जब उनमें लड़ाई हुई तो बोला भाई हमारे ऊपर ये इन्होंने अब्यूज़ कर दिया, ये सेक्सुअल वायलेंस था हमारे ऊपर। अब कोर्ट खुद हैरान है कि अब इसे कंसेंट माने कि इसे अब्यूज़ माने, और जिसके वजह में बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया था जिसमें कहानी ये थी कि लड़की थी 18 साल से कम की और लड़का था शायद 21 साल का। उसने उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। अब वो अब्यूज़ तो उसकी माँ बोल रही है। तो दोनों ने कंसेंट के साथ में सेक्स किया, उसके बाद शादी कर ली। शादी के बाद अब 5-6 साल हो गए, अब लड़की भी 21 साल की हो गई और लड़का जो है वो 21 और 5 26 साल का हो गया। तो अब उसकी माँ केस कर रही है कि जो हमारे लड़की को इसने इसके साथ सेक्स किया था या उसको जो अपनी इंटीमेसी करी थी उसमें वो 18 साल से कम की थी, तो उस केसेस में इस लड़के के ऊपर पॉक्सो के तहत केस दर्ज होना चाहिए। अब वो लड़की जो उसकी आज वाइफ है वो इस बात के खिलाफ है, वो कह रही है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा हस्बैंड अकेला है, इसकी माँ भी है, मेरे बच्चे हैं, अगर ये पॉक्सो के तहत अंदर चला जाएगा तो उस केसेस में इसको क्या होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट को वापसी आकर के ये कहना पड़ा कि भाई ऐसे छोड़ो, अब छोड़ो, पॉक्सो वाला एक्ट लगता तो है लेकिन लगाएंगे नहीं। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि हमें कई बार केस टू केस वेरी करती हैं बहुत सारी सिचुएशन, कि अगर पॉक्सो के अंदर में वो केस आ तो रहा है, 18 से कम की अगर लड़की थी तो उसके कंसेंट ही नहीं है। 18 से कम की अगर लड़की है या लड़का भी है, अगर वो बोल भी दे कि हाँ हम राजी हैं सेक्सुअल रिलेशन के लिए, उसके बाद भी कोर्ट में वो उसका जो कंसेंट है वो वैलिड नहीं है क्योंकि 18 साल से कम के हो। तो उस कंडीशन में ये देखा गया कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया कि भाई ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जो इश्यूज हैं वो ये आ रहे हैं कि कंसेंट माने कि अब्यूज़ माने, बहुत इश्यूज हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बीएनएस और जो ओवरलैपिंग है, हो क्या रहा है कि भारतीय न्याय संहिता, पहले हमारे यहाँ आईपीसी या सीआरपीसी चलती थी, अभी भारतीय न्याय संहिता 2023 में आ गई है, तो अब सारे जो भी लॉ वगैरह जो सजा वगैरह है इसी के हिसाब से होगी। अब भारतीय न्याय संहिता में ऐसा प्रावधान ही नहीं है, वहाँ पर केवल मेल को ही परपेट्रेटर या मुजरिम माना जाएगा, जबकि पॉक्सो अपने आप में एक अलग कानून है। तो पॉक्सो कहता है कि फीमेल भी इसके अंदर परपेट्रेटर या मुजरिम हो सकती है। तो ये जो कानून है वो अपने आप में ओवरलैप करते हैं, और कभी पुलिस वाले ने अगर बीएनएस के तहत धारा लिख ली है तो वो पॉक्सो लगेगा ही नहीं उसके ऊपर, क्योंकि पुलिस वाले क्या मतलब, आपकी अगर पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे हैं तो उस कंडीशन में आपके हिसाब से केस को कौन कौन सी धाराओं में चार्जेस होगा। और इन द एंड जो चार्जशीट है वो तो कोर्ट के अंदर पुलिस नहीं दे रही है, तो पुलिस जैसे चाहे केस बना सकती है, फिर जज साहब उसी के ऊपर बिल्डिंग करेंगे। हालांकि कई बार क्वेश्चनिंग करते हैं, वो सब करते हैं, बट काफ़ी हद तक आपका जो ग्राउंड पे जो पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन वो डिपेंड करता है। फिर हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी हैं कि भाई ठीक है, पुलिस ने जांच कर ली, समाज भी सुधर गया, हमने कानून भी ढंग के बना दिए, लेकिन जो एजेंसीज़ हैं जो सज़ा दिलाएंगी उनके बीच में या जो डेटा कम्युनिकेशन है वो कैसे है। तो देखा गया कि भाई जो क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो हमारा स्टेट लिस्ट में आता है। भाई लॉ एंड ऑर्डर स्टेट्स करती हैं, जो हमारे संविधान का शेड्यूल 7 है उसके अंदर 3 लिस्ट हैं, उसमें अंदर है स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट लिस्ट में आता है, और ये सारे जितने भी क्राइम्स हैं ये सब जो लॉ एंड ऑर्डर हैं स्टेट पुलिस इसको निपटाती है। तो पुलिस, फिर हॉस्पिटल्स और वो सीडब्ल्यूसी जो अलग से चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ बनाई जाती हैं पॉक्सो के तहत, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तो पुलिस कुछ और रिपोर्ट बना रही है, हॉस्पिटल कुछ और बात कर रहा है, और सीडब्ल्यूसी को बता ही नहीं रहे हैं, या बता रहे हैं तो बहुत लेट बता रहे हैं, जिसकी वजह से जो रेस्क्यूड चाइल्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन हो, उसकी काउंसलिंग हो, उसको लेकर के जो भी चीज़ें हो सकती हैं जो सीडब्ल्यूसी की करनी है या पुलिस को करनी है, हालांकि पुलिस फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन पहुंच जाती है तो फिर हॉस्पिटल वाले पीछे रह जाते हैं, हॉस्पिटल वालों के पास अगर कोई केस आता है तो फिर पुलिस वाले पीछे रह जाते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन है इसको लेकर के नेट ग्रिड बन रही है, भी काफ़ी इस पे बात चल रही है। तो इस वजह से भी कई बार दिक्कत ये होती है कि हमारा जो केस है वो सीम लाइन नहीं चलता, सबके पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, और इसमें पिस्ता कौन है, वो विक्टिम जो इसका शिकार हुआ है। और इसी वजह से हमने देखा अभी कि मेरी समझ में नहीं आता, मतलब पर्सनली मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप इस बात से एग्री करो डिसएग्री करो, कि हमारे यहाँ जब बच्चे को या कोई बच्ची होती है उसको उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, सेक्सुअल म्यूलेशन हुआ, उसके बाद क्या होता है, उसकी करियर काउंसलिंग होती है, सॉरी काउंसलिंग होती है, करियर काउंसलिंग, उसकी काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग में उसे समझाया जाता है सोसाइटी में कैसे रहना है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई देखो, उसके साथ तो अत्याचार हुआ है, ठीक है, उसकी काउंसलिंग आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि सोसाइटी में उसे जाके रहना है, तो एक्सेप्ट तो सोसाइटी ने करना है ना। तो काउंसलिंग सोसाइटी की करो ना, उस बच्ची की सोसाइटी काउंसलिंग करके क्या फ़ायदा, वो तो खुद चाह रही है कि भाई जो हुआ, अगर वो सुसाइड नहीं कर रही, सुसाइड के लिए काउंसलिंग करो अलग बात है, लेकिन सामाजिक स्तर पर उसको एक्सेप्ट कैसे मिले ना मिले, ये काउंसलिंग तो समाज की होनी चाहिए। ये उसकी लड़की की, उस बच्ची की या बच्चे की थोड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट करने को तैयार है, वरना वो जान खो देता, अपनी जान उससे बचा है, इसका मतलब है कि वो समाज में रहना चाहता है या रहना चाहती है। तो उस कंडीशन में आप समाज की काउंसलिंग करोगे कि उस बच्चे की करोगे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फार्मूला, तो अगर किसी को पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर क्या होता है कि जो हमारी, क्योंकि हमने
हमें पता है कि लॉ एंड ऑर्डर होते हैं स्टेट वाइज अलग होते हैं, तो स्टेट वाइज भी कानून अलग है। देखो कुछ मुख्यमंत्री हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छा काम करता है, तो उस कंडीशन में अगर देखो उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम्स अच्छी हैं, उनकी कमिटीज़ अच्छी हैं, उनका जो सिस्टम है सजा दिलाने का वो बहुत अच्छा है। तो अब ये स्टेट स्टेट वाइज वेरी करता है, तो साउथ की स्टेट्स अगर आप देखो तो इस मामले में उनका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है, पॉक्सो के केसेस में बहुत जल्दी सजा होती है। जबकि नॉर्थ में हमारे यहाँ धर्म तो बहुत है, हमारे यहाँ आस्था बहुत है, हमारे यहाँ इमोशन बहुत है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो अगर वो आपका नेता है, तो चाहे उसने पॉक्सो एक्ट के तहत उसने किसी का रेप किया हो, चाहे जो भी किया हो, लोग मतलब ये छोड़ो कि उसकी बात बुराई नहीं करते, बल्कि उसके सपोर्ट में खड़े होने तक को तैयार है। इस लेवल तक हमारे यहाँ जहलत है भी कि एक बच्ची जिसका रेप हो गया आप उसके साथ खड़े हो। तो हमारे यहाँ ऐसा भी होता है, सच्चाई ये भी है। तो इन द एंड हम जब इसकी केस की बात करें, सॉरी इसको इस पूरे लॉ की बात करें, तो कंक्लूजन यही है कि ये कानून तो जेंडर न्यूट्रल है और बहुत प्रोग्रेसिव है। दुनिया भर के अलग अलग देशों ने भी इसकी तारीफ करी है कि इंडिया का ये कानून बहुत अच्छा है। बट इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी जो वीकनेस है, सोशल बैरियर है, या जो लीगल ब्लरनेस है, जो कानूनी दांव पेच है, उन सबको साइड लाइन करना पड़ेगा अगर हमें इस कानून के गोल को अचीव करना, जो कि हमारा गोल है। इसकी स्ट्रेंथ, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, चाइल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सेंसिटिविटी बढ़ानी है, जो वो हैंडल कर रहे हैं केसेस को, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे दूसरी टीम हो, उन सबकी सेंसिटिविटी भी बच्चों को लेकर के क्या है, कैसे उनसे बात करनी है, किस तरीके से उनसे मतलब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, वो सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। और एक ऐसे प्रॉपर लॉ को और प्रॉपर बनाना है जो अडल्सेंट रिलेशनशिप, जहाँ पर हमने देखा कि भाई अब्यूज़ माना जाए कि या इसको कंसेंट माना जाए, इस पूरे जो इशू है उसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है, कि उसमें एम्बिग्यूटी ना हो, कोई सोचे कि भाई हमने मर्जी से रिलेशन बनाए थे, फिर बाद में बोले कि नहीं तो ये अब्यूज़ हो गया हमारे पास, क्योंकि जब उसकी मर्जी की बात नहीं हुई। इन सब पे भी अलग से एक लॉ लाने की या इस लॉ को और रिफाइन करने की ज़रूरत है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर पॉक्सो का गोल है कि भाई जो चाइल्ड है, माइनर, उनको सेक्सुअल अब्यूज़ से बचाना है, अगर उसके गोल को मीट करना है तो इसके जितने भी प्रॉमिस हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली चाइल्ड प्रोटेक्शन से जोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज कानून तो आ गया, लेकिन कानून की जो आत्मा है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगी कभी सोसाइटी में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।